काम ऐसा करो कि एक पहचान बन जाए और साथ में कदम ऐसे चलो कि आपके पीछे निशान बन जाए। जी हाँ दोस्तों, जीवन में सफलता इतनी आसानी से नहीं मिलती है। सफलता प्राप्त करने के लिए इंसान को बड़ी शिद्दत के साथ में मेहनत करनी पड़ती है, तभी जाके एक अलग पहचान बनती है और आपका जीवन एक सार्थक रूप लेता है। इसी प्यारी सी सोच के साथ में आप सभी का हार्दिक स्वागत और साथ में अभिनंदन धरती धोरारी कार्यक्रम में स्वीकार करें कुलदीप का नमस्कार। दोस्तों, लक्ष्य को पाने के लिए यदि आप पूर्ण निष्ठा के साथ साथ ईमानदारी के साथ मेहनत करते हैं तो निश्चित तौर पर निसंदेह आप सफलता के शिखर पर पहुंचते हैं। और कुछ लोग सफलता के शिखर पर पहुंचकर संवेदनहीन हो जाते हैं, परंतु इस दुनिया में कुछ ऐसे बिड़ले व्यक्तित्व के लोग भी शामिल हैं, मौजूद हैं, जो इंसानों के साथ साथ पेड़ पौधों के प्रति भी संवेदनशील होते हैं। और आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो पेड़ पौधों के चिंतन मनन पे उन्होंने कार्य किया, अध्ययन किया, गहन अध्ययन किया, डूब करके इतनी शिद्दत के साथ कार्य किया कि उन्होंने ऐतिहासिक शोध कार्य कर भारत देश का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोशन किया। लीजिए आपकी मुलाकात कराते हैं महान वैज्ञानिक और साथ में शिक्षाविद प्रवीण चंद्र त्रिवेदी सर से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत और साथ में अभिनंदन धरती धोरारी कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद दूरदर्शन के इस प्रोग्राम में मुझे बुलाने के लिए। सर, आप महान वैज्ञानिक और साथ में शिक्षाविद हैं, तो सर सबसे पहले मैं आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में जानना चाहूँगा। मेरा जन्म 3 मार्च 1953 को राजस्थान के सुदूर दक्षिणी आदिवासी इलाके बांसवाड़ा में हुआ और वहीं पर मैं बीएससी तक की शिक्षा प्राप्त की। मेरे माता पिता जो कि पास बांसवाड़ा से 12 किलोमीटर दूर एक गाँव है तरवाड़ा, वहाँ के मूल निवासी थे, लेकिन उनके पिता माता की मृत्यु हो जाने के कारण वो अपनी नौकरी के लिए बांसवाड़ा आए और वहीं पर उन्होंने सिंगवाव रोड पर पंडित भाई शंकर जी जोशी के मकान में किराए पे रहने लगे और उसी जगह पर मेरा जन्म हुआ। वहीं मैंने अपने दोस्तों के साथ जीवन के प्रारंभिक काल बिताए। प्राथमिक शिक्षा जिस प्राथमिक विद्यालय में मैंने प्राप्त की वो हमारे घर से कुछ फरलांगे दूर था। औदित्यवाड़ा स्कूल के अंदर मैंने प्राथमिक पढ़ाई की, 1ली से 5वीं तक बच्चों के साथ। उस समय अलग तरह का वातावरण था। बांसवाड़ा राजस्थान का चिरापुंजी कहा जाता है जी। सबसे ज़्यादा बारिश वहाँ होती थी, 60-70 इंच बारिश। और मैं देखता था कि जब बारिश का मौसम होता था तो हमारे महाविद्यालय में खपरेल थे और हम नीचे टाट पट्टियों पर बैठते थे, तो 15-15, 20-20 दिन तक की लगातार छुट्टी हो जाया करती थी क्योंकि इतना पानी बरसता रहता था। मैंने बच्चों के साथ कई सारे हम गेम्स खेलते थे। उस समय गिल्ली डंडा, कबड्डी और इस कंचे और इस तरह के खेल खेले जाते थे। दौड़ में मैं हमेशा प्रथम आता था। क्या बात है। 5वीं तक की पढ़ाई मैंने उस प्राथमिक विद्यालय में की। जब मैं 5वीं कक्षा में था तब मुझे उस विद्यालय का उप प्रधानमंत्री बनाया गया था और बहुत सारी गतिविधियां हमने की थी। 10 साल की मेरी उम्र थी 5वीं कक्षा में जब मैं था, तभी मेरा यज्ञोपवित संस्कार हुआ जी। और उसके बाद में मेरा स्थानांतरण माध्यमिक विद्यालय में 6 से 8वीं कक्षा तक किया। वहाँ से पढ़ाई करने के बाद में राती तलाई स्थित हायर सेकेंडरी स्कूल में मैंने पढ़ाई की। 9वीं क्लास के अंदर विज्ञान विषय मैंने चयन किया और उसी को मैं आगे तक जारी करता रहा। 10वीं की परीक्षा, 11वीं की परीक्षा, सभी परीक्षाएं मैंने प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। मैं जिस मकान में किराए से रहता था वहाँ पर न तो नल थे न लाइट थी। आप कल्पना करें, उस समय मैं अपने माताजी के साथ कुएं पर जाता था और रस्सी से पानी खींचता था बाल्टी में और फिर हम घर का पानी का सप्लाई। तो बहुत समय बाद तो मकान मालिक ने नल ले लिए, लेकिन मैंने पूरी बीएससी की पढ़ाई लालटेन में की। लाइट उपलब्ध नहीं थी वहाँ पर। आप कल्पना कर सकते हैं बांसवाड़ा जिला अभी भी बहुत पिछड़ा हुआ है। उस समय 15,000 की शायद आबादी रही होगी। फिर मैंने प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष की परीक्षाएं वहाँ से बायोलॉजी विषय में जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री के विषय लेकर प्राप्त की और मैं पहला विद्यार्थी था जिसने बायोलॉजी बीएससी में बांसवाड़ा कॉलेज से प्रथम श्रेणी में पास किया। क्या बात है सर। तो वो प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण करने के बाद में मैंने एमएससी करने का सोचा और मैं विभिन्न विश्वविद्यालयों में मैंने अप्लाई किया, जयपुर, उदयपुर, इंदौर, और मेरा चयन सब जगह हो गया। मैंने केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी सब में अप्लाई किया था, लेकिन मुझे विशेष रुचि थी वनस्पति शास्त्र विषय में और जयपुर का राजस्थान विश्वविद्यालय बहुत प्रसिद्ध था, तो मैंने यहीं पर एमएससी के अंदर प्रवेश लिया 1972 में।
मैं राजस्थान विश्वविद्यालय के दादा भाई नौरोजी हॉस्टल में रूम नंबर 52 में रहता था, 2 साल वहाँ बिताए और 1974 में मैंने विश्वविद्यालय को टॉप किया। और 74 के अंदर जैसे मैं बाहर आया, गवर्नमेंट में मैंने जॉब के लिए अप्लाई किया था लेक्चरर के लिए, तो मेरा चयन हो गया। तो प्रतापगढ़ के अंदर मैंने शुरू में 21 सितंबर 1974 को ज्वाइन किया, लेकिन मैंने राजस्थान विश्वविद्यालय का भी इंटरव्यू दिया था, वहाँ पर भी मेरा चयन हो गया। तो 8 नवंबर 1974 में मैं राजस्थान विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में नियुक्त हुआ और 2012 तक लगातार 38 वर्षों तक मैं राजस्थान विश्वविद्यालय में ही अध्यापन और रिसर्च का कार्य करता रहा। और इस बीच में मैं असिस्टेंट से एसोसिएट प्रोफेसर बना, मैं हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बॉटनी और बायोटेक्नोलॉजी बना, महाराजा कॉलेज का वाइस प्रिंसिपल रहा, कॉलेज डेवलपमेंट काउंसिल का डायरेक्टर रहा और विभिन्न पदों पर प्रॉक्टर, रेक्टर, एनएसएस का कोऑर्डिनेटर और हर तरह की एक्टिविटीज़ में मैं पार्ट रहता था। ये मेरा शौक था। क्या बात है सर, आपके सर जीवन का सफ़र बड़ा ही अद्भुत है और आपने जिस तरह से बातें बताई है वो वास्तव में सर आज के युवाओं के लिए बड़ी प्रेरणा स्रोत का काम करेगी। सर अक्सर कहा जाता है कि साधन और साथ में संसाधनों के अभाव में इंसान अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाता है, परंतु आपका व्यक्तित्व एक अपवाद है। तो आपके जीवन के प्रेरणा स्रोत कौन है? मेरे प्रेरणा स्रोत तो क्या है कि हमेशा माता पिता जी, जिनके संरक्षण में मैं आगे बढ़ा, उन्होंने मुझे सब सुविधाएं उपलब्ध कराई। मैं अपने माता पिता का इकलौता पुत्र था, तो मुझ पर विशेष ध्यान दिया जाता था हमेशा पारिवारिक में और हर तरह से। लेकिन मैंने देखा कि कई अध्यापक अलग अलग विषयों के, सब अध्यापक अच्छे थे जी। तो अधिकतर उस समय बड़े डेडिकेशन के साथ अध्यापक अपना कार्य करते थे, लेकिन एक अंतरात्मा की मेरी आवाज़ होती थी कि वनस्पति शास्त्र विषय अच्छा है। और मैं जहाँ रहता था बांसवाड़ा में, वो चारों तरफ हरा भरा प्रकृति से इस तरह का वातावरण था। वहाँ की लाइफ लाइन माही नदी है और चारों तरफ पेड़ ही पेड़ है, घने जंगल। और मुझे लगता था कि वनस्पति शास्त्र के विषय में मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ और इसी वजह से मैंने इस विषय को चुना। और अब मैं अपने आप को अच्छा महसूस करता हूँ कि जो क्षेत्र मैंने चुना था उसमें मैंने ऊंचाइयाँ हासिल की। क्या बात है सर, क्योंकि आपने आपके लाइफ के अंदर कुछ ऐसे मुकाम हासिल किए जो सर वास्तव में अपने आप में अद्भुत हैं। सर जब आपने बांसवाड़ा जैसे छोटे से गांव, जब आप सर बांसवाड़ा के छोटे से गांव से निकल कर आपने इतने उच्च स्तर का एकेडमिक सफ़र पूरा किया और आप बहुत सारे विश्वविद्यालयों के अंदर कुलपति के पद पर भी आसीन रहे, तो इस दौरान इस सफ़र को आपने बहुत करीब से देखा होगा, शिक्षा के सफ़र को, तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? नहीं, शिक्षा का क्षेत्र, जब मेरे प्रोफेसर थे, प्रोफेसर BD त्यागी, जो यहाँ वनस्पति शास्त्र विभाग के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे, उन्होंने कहा कि आप लगातार प्रथम श्रेणी में पास हो रहे हो, विश्वविद्यालय को टॉप किया है, आप RAS या IAS एग्ज़ाम दो, निश्चित तौर पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन मैंने उसी समय सोच लिया था कि मैं अध्यापक बनूंगा और मैं अच्छा रिसर्च कार्य करूंगा, और वही मैंने जीवन भर किया। इसके लिए प्रेरणा तो बहुत लोगों से मिली और इन सब लोगों का सहयोग भी मिला, लेकिन मैंने देखा कि हार्ड वर्क और परसिवरेंस के द्वारा आप जो भी चीज़ हासिल करना चाहते हो निश्चित तौर पर हासिल कर सकते हो। और इस दौरान मैंने विश्वविद्यालय के अंदर रिसर्च कार्य किया, 375 रिसर्च पेपर पब्लिश किए, 50 छात्र छात्राओं को PhD और पोस्ट डॉक्टरल कराया। क्या बात है। 21 मेजर रिसर्च प्रोजेक्ट जो CSIR, DST, UGC, DBT, ICAR जो सेंट्रल एजेंसीज है उनके द्वारा प्राप्त किए, जो कि विश्वविद्यालय में सबसे ज़्यादा मेरे पास मेजर रिसर्च प्रोजेक्ट्स है। और लग करके इन सब की परिणति हुई और इनमें मुझे जो ऊंचाइयाँ हासिल हुई, मैं मेरे अपने छात्रों को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन लोगों की वजह से हम इतना कार्य कर पाए और आगे बढ़े। तो उनका सहयोग के बिना मैं शायद इतना कार्य नहीं कर पाता। मैं और इस बीच में मैंने और किताबों का लेखन और बहुत सारे भी कार्य किए, लेकिन जो शोध का विषय था जी सर, वो बहुत इंटरेस्टिंग था। मेरे जो गाइड थे प्रोफेसर BD त्यागी, वो एम्ब्रियोलॉजी के विशेषज्ञ थे, लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि तुम नया विषय शुरू करो। तो एक सूत्रकृमि होते हैं जी, जिनको निमेटोड कहा जाता है, जैसे हमारे शरीर के अंदर भी एस्केरिस वर्म कृमि होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर जाते हैं और नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसे ही पेड़ों के अंदर कुछ सूक्ष्म कृमि होते हैं जो माइक्रोस्कोप से ही देखे जाते हैं, वो जड़ों के अंदर नुकसान पहुंचाते हैं और पौधे के अंदर फल फूल नहीं लगते, और इस तरह से काफ़ी करोड़ों रुपयों की हानि होती है। राजस्थान ऐसे निमेटोड का स्वर्ग है, वो बड़े आराम से यहाँ ग्रो करते हैं। इसी वजह से राजस्थान की सभी वेजिटेबल्स क्रॉप्स, फलों के क्रॉप और जितने भी खेती वाले पौधे हैं जैसे गेहूँ है, चना, बाजरा, सब में ये निमेटोड लगता है और करोड़ों रुपयों की हानि होती है। तो मैंने अपने शोध के अंदर मिर्च प्लांट पर शोध कार्य किया जी सर। और उसका डिटेल काम करके किस तरह से
इसका निमेटोड को कैसे नियंत्रित किया जाए, क्योंकि जो नुकसान पहुंचाता है उस समय जो नियंत्रण के साधन थे वो बायो पेस्टिसाइड नहीं थे, केमिकल पेस्टिसाइड थे। और केमिकल पेस्टिसाइड जब हम ऐसे फल फूलों को खाते हैं तो हमारे शरीर के अंदर भी वो प्रवेश कर जाते और नुकसान पहुंचाते थे। तो हमने जैविक नियंत्रण का कार्य किया। जैविक नियंत्रण में कवकों द्वारा, बैक्टीरिया द्वारा हमने खोज की और पता लगाया कि कौन से कवक और कौन से बैक्टीरिया हैं वो इस निमेटोड को मार देते हैं। और उस खोज का बहुत बड़ा अच्छा परिणाम रहा कि विश्व स्तर पर हमारा नाम हुआ। और इंडिया के अंदर केवल 2 ही विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और राजस्थान विश्वविद्यालय, 2 केंद्र बन गए जहाँ पर कि निमेटोड का काम होने लगा। और इसके बाद में जो हमने कार्य किया, अब तक जो कार्य होता क्या है, लेबोरेटरी में काम करता है वैज्ञानिक, लेकिन किसान तक नहीं पहुंचता था। लेकिन हमने लैब टू लैंड वाला कार्य किया। हमने फार्मर्स को ये बताया कि किस तरह से इसका उपयोग कर सकते हैं। और हमने जो फार्मूलेशंस बनाए उसका उपयोग इंडस्ट्रियलिस्ट ने किया। और अब आज वो बायो पेस्टिसाइड, बायो कंट्रोल एजेंट किसानों को बांटे जा रहे हैं। और इसकी वजह से लाखों करोड़ों रुपये का जो नुकसान होता था राजस्थान में, क्या पूरे देश में, उन सबको रोका जा सकता है। ऐसे बैक्टीरिया भी हमने खोज की। यहाँ पर राजस्थान के अंदर एक मोलिया डिजीज़ होती है जिससे भी भारी नुकसान होता है, उसकी भी रोकथाम का हमने कार्य किया। तो ये सब कार्य एक दिन में नहीं हुए, बहुत सारी मेहनत हमारे स्टूडेंट्स ने की और अलग अलग प्रयोग किए और कई सालों की मेहनत के बाद ये परिणाम आए। लेकिन अब ये सुखद अनुभूति होती है कि जो कार्य हुआ वो उपयोगी रहा, समाज के लिए रहा। क्योंकि हमारा सभी का उद्देश्य समाज के लिए है कि रोशनी अगर मिले अंधेरे को, आदमी तरसे नहीं सवेरे को, और मजबूर ना रहे दुनिया में कोई, आओ रोशन करे हर बसेरे को। क्या बात है सर, आपने बहुत ही उम्दा बात कही है। और आपने जिस तरह से अपने स्टूडेंट्स के साथ में मिलकर के देश की संपदा को बचाया और साथ में आने वाले विद्यार्थियों के लिए कुछ नए शोध के विषय प्रस्तुत किए, वो अपने आप में तारीफ़ काबिल है। अक्सर कहा जाता है कि शोध विषय लेने से स्टूडेंट्स बहुत कतराते हैं क्योंकि शोध विषय के लिए बहुत समय देना पड़ता है। तो आपकी रुचि शोध विषय के प्रति कैसे जगी? नहीं, मैंने जैसा अभी आपको बताया कि मुझे रुचि थी काम करने की। मैं खोज करूँ कुछ और विश्व के सामने प्रस्तुत करूं कि मैं भी कुछ कर सकता हूं। और जब मेरा एक्सपोजर हुआ क्या कि 1982 के अंदर मेरी पहली विदेश यात्रा रही। हैम्बर्ग में जर्मनी गया और बड़े बड़े साइंटिस्टों से मिला। उसके बाद में मुझे भारत सरकार ने उच्च पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप के लिए चयन किया और मैं अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना स्टेट यूनिवर्सिटी राले के डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट पैथोलॉजी के अंदर प्रोफेसर KR बारकर के साथ मैंने सोयाबीन सिस्ट निमेटोड पर कार्य किया। वहाँ पर मैंने जो भी निमेटोड से संबंधित कोर्सेज थे उसको किया। और वहाँ किस तरह से रिसर्च की जाती है, क्वालिटी की रिसर्च, क्योंकि क्वालिटी की रिसर्च आप नहीं करोगे तो सब बेकार है। तो उन सब का परिणाम ये हुआ कि मैंने वहाँ जो शोध कार्य किया था उनको उच्च श्रेणी के जर्नल्स में हमने प्रकाशित किया। मुझे कनाडा के गल्फ के अंदर अंतर्राष्ट्रीय निमेटोलॉजी कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें आमंत्रित किया गया और मैंने अपने शोध के बारे में बताया। तो इस तरह से जो एक्सपोजर हुआ, और बाद में तो मुझे कई कंट्रीज़ में बुलाया गया। मलेशिया, सिंगापुर में 1990 में मैं गया। क्योटो जापान के अंदर इंटरनेशनल पैथोलॉजी कॉन्फ्रेंस में मुझे इनवाइट किया गया। और इसके बाद तो मैं 15 देशों की विभिन्न यात्राओं पर गया, या विभिन्न यूनिवर्सिटीज़ में मैंने अपने शोध कार्य को प्रस्तुत किया। और ये जो सेटिस्फैक्शन मिला मुझे और जो कार्य का जो परिणाम हमको अंत में मिला, वो बहुत सुखद अनुभूति। यानी कि सर कहने का तात्पर्य है कि काम वही करे जिसमें दिल लगे, क्योंकि जब इंसान बड़ी शिद्दत के साथ में काम करता है तो इंसान को सफलता तो मिलना लाजमी है। तो आपकी इसी बात के ऊपर सर 2 लाइनें याद आ गई। कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता? कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता? एक पत्थर बड़ी तबीयत से उछाल के तो देखो मेरे यारों। तो सर जिस तरह से आपने बहुत सारे देशों की यात्राएं की हैं और आप सर शोध के विद्यार्थी भी रहे हैं और आप एक बहुत अच्छे उच्च स्तर पर भी पहुँचे और आप विश्वविद्यालय के कुलपति भी रहे, तो सर वर्तमान में भारत में शोध की स्थिति के ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, भारत के अंदर अभी विश्व के अंदर अमेरिका, चाइना के बाद में हमारे यहाँ इतने ज़्यादा रिसर्च होता है, पब्लिकेशन होता है, लेकिन शोध की स्थिति दयनीय इसलिए मैं कहना चाहता हूँ क्योंकि हम क्वालिटी रिसर्च नहीं करते। भारत के अंदर 1000 से ज़्यादा विश्वविद्यालय हैं और 45,000 से ज़्यादा कॉलेजेस हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि उन विश्वविद्यालय कॉलेजेस में से वर्ल्ड के फर्स्ट 200 कॉलेजेस में हमारा कई स्थान नहीं है। उसका कारण यही है कि हम स्टैंडर्ड का रिसर्च नहीं कर रहे हैं, क्वालिटी रिसर्च नहीं कर रहे हैं, जो समाज के लिए उपयोगी वो रिसर्च नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर जो PhD के लिए रिसर्च किया जाता है, न कि कोई उपयोगी चीज़ के लिए। कुछ संस्थाएं हैं,
IITs हैं, CSIR की लेबोरेटरीज़ हैं, कुछ संस्था है, बार्क है, वहाँ पर इस तरह का अच्छा कार्य हो रहा है। लेकिन तो भी मैं देखता हूँ कि जिस तरह का कार्य होना चाहिए उसके कई कारण हैं। प्रमुख कारण तो ये मैं मान के चलता हूँ कि जो सुविधाएं रिसर्च के लिए होनी चाहिए, जो फंड्स होना चाहिए, वो सफिशिएंट नहीं मिलता, और इसकी वजह से अधिकतर विश्वविद्यालयों के अंदर केवल बेसिक सैलरी दी जाती है और कुछ ग्रांट मिलती है। बहुत ज़्यादा रिसर्च के बारे में फैसिलिटीज़ हर जगह नहीं है, उच्च क्वालिटी की फैसिलिटी चाहिए। यहीं का व्यक्ति जब विदेश जाता है जी, अच्छा कार्य करता है क्योंकि वहाँ फैसिलिटीज़ उपलब्ध है। हमको वो फैसिलिटी यदि यहाँ मिल जाए, इसीलिए मैं कहता हूँ कि ब्रेन ड्रेन को रोकना है और ब्रेन गेन करना है, तो हमको वापस उन लोगों को बुलाने के लिए वर्ल्ड क्लास रिसर्च यूनिवर्सिटीज़ की स्थापना करनी पड़ेगी, बहुत अच्छी सुविधाएं देनी पड़ेंगी, और जो उनकी डिमांड है उसको फुलफिल करो तो हम भी नोबेल लॉरिएट पैदा कर सकते हैं। हमारे यहाँ से गए हुए वैज्ञानिक हरगोविंद खुराना हो, चाहे चंद्रशेखर हो, उन्होंने नोबेल लॉरिएट, नोबेल प्राइज़ मिला उनको, उन्होंने इस तरह का कार्य किया क्योंकि उन्होंने वो सुविधाओं का यूज़ किया। तो यहाँ मैंने बताया कि वर्ल्ड के अंदर हमारे जो बाहर लोग गए हुए हैं उन्होंने बड़ा नाम किया, काम किया, लेकिन उनको वो सुविधाएं वहाँ मिली। वो सुविधाएं हम भी ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड और बड़े बड़े विश्वविद्यालय जैसे MIT जैसी सुविधाएं यहाँ दे। भारत के अंदर जरूर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है, कुछ CSIR के लेबोरेटरीज है, कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है, अच्छा कार्य कर रही है, लेकिन पॉपुलेशन के हिसाब से, विश्वविद्यालयों के हिसाब से जो संख्या है उस हिसाब से वो काम बहुत कम है। जी सर, आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर इंसान को मतलब आगे बढ़ना है तो उसके लिए वो सारे साधन और साथ में संसाधन भी उपलब्ध करानी चाहिए। सर, आपने वनस्पति शास्त्र के ऊपर 202 किताबें लिखी और आपने उन्हें लिख करके उनको संपादित भी किया, ये अपने आप में विश्व रिकॉर्ड है। तो सर, इतना शानदार सफ़र आपने कैसे तय किया, इसके बारे में हमारे दर्शकों को आप बताएं। वास्तव में किताब लिखना इतना आसान नहीं होता है। हुआ क्या कि 1998 में दिल्ली विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर HY मोहनराम, जो बड़े प्रसिद्ध हमारे वैज्ञानिक रहे जी, वो जयपुर आए हुए थे और मेरा उनसे डिस्कशन हो रहा था। तो एक बात मैंने उनको कही कि सर, अपने स्तरीय पुस्तकें नहीं है, मैंने NCERT की किताब में उनको 30-40 गलतियाँ बता दी बायोलॉजी की किताब में। तो अब उन्होंने कहा, करे इतनी ज़्यादा गलतियाँ और पूरे देश का बच्चा इसको पढ़ता है। तब उन्होंने कहा कि आप स्तरीय पुस्तकें लिखो जिसका अभाव है। उसी समय मुझे राजस्थान माध्यमिक बोर्ड के चेयरमैन ने 11वीं और 12वीं की हिंदी की पुस्तकें लिखने के लिए आमंत्रित किया। वहाँ से मेरा सफ़र शुरू हुआ और फिर कुछ समय बाद में 2000 के अंदर UGC ने नया सिलेबस BSc का जारी किया, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। और डिमांड ये थी कि क्योंकि हमारे गाँव के अंदर और छोटे शहरों के अंदर अधिकतर हिंदी मीडियम के छात्र होते हैं और हिंदी की विज्ञान की पुस्तकें उपलब्ध नहीं थी, तो मैंने वो उनका लेखन किया। 30-40 पुस्तकें हमने हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए लिखी। लेकिन साथ ही क्योंकि मैं शोध कार्य करना चाहता था, उच्च स्तरीय पुस्तकें भी प्रकाशित करना चाहता था, तो मैंने संपादन का कार्य भी शुरू किया और केवल 125 किताबें मेरी संपादित पुस्तकें जो कि अद्यतन विषयों पर हैं, केवल बॉटनी पर नहीं है, नए नए विषयों पर जैसे बायोटेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, एनवायरमेंटल साइंस, मेडिसिनल प्लांट्स, प्लांट पैथोलॉजी, उनका जैविक नियंत्रण कैसे, इन सब पर किताबें लिखी। और उन किताबों का प्रसार, आप गूगल पर यदि मेरा नाम लिखेंगे तो आपको उन पूरी पुस्तकों का विस्तृत जानकारी मिल जाएगी। ये पुस्तकें जब मैं एक बार न्यूयॉर्क की लाइब्रेरी में गया तो वहाँ थी, हाइडलबर्ग की लाइब्रेरी में गया तो वहाँ देखी, और मैं नैक में कई बार जाता हूँ। अभी केरल के गांव कोट्टायम में गया था, वहाँ की लाइब्रेरी में मैंने पूछा तो मेरी किताब वहाँ थी। तब मुझे एक अपार खुशी हुई कि देखो, ये जो पुस्तकें मैंने लिखी है उसका उपयोग सब जगह विश्व स्तर पर हो रहा है, यहाँ हो रहा है। और इन सबसे बड़ी बात यह थी कि कोई रिसर्च करता है तो उसको अपडेट जानकारी मिल जाती है कि जिस टॉपिक पर वो काम कर रहा है उसकी अद्यतन जानकारी उन सब रिसर्च पेपर्स में है, उन रिव्यू आर्टिकल्स में है। और ये बहुत उपयोगी चीज़ है। कई बार कई लोगों को लगता था कि इसमें क्या होता है, लेकिन आजकल सब बड़े बड़े स्तर पर जो पुस्तकें लिखी जाती है वो इसी आधार पर लिखी जाती हैं। और ख़ासकर मैं इस अवसर पर मैं अपनी पत्नी कुसुम त्रिवेदी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने परिवार के अंदर हमको ऐसा वातावरण दिया मुझे कि मैं इन सब कार्यों के लिए समय निकाल सका। क्योंकि सुबह जल्दी उठ करके किताबों के बारे में लिखना, फिर सुबह 10 बजे से शाम को 7 बजे तक विश्वविद्यालय के अंदर टीचिंग और रिसर्च कार्य करना, तो ये जो कार्य का बंटवारा था कि उन्होंने मुझे पूरा सहयोग दे करके अपने कार्य के लिए छोड़ दिया, तो निश्चित तौर पर उनका जो सहयोग मिला उसकी वजह से मैं ये ऊंचाइयाँ प्राप्त कर सका। क्या बात है सर।
सर ऐसा कहा जाता है कि पेड़ पौधों के अंदर भी चेतना होती है, संवेदनाएं होती हैं, और साथ में हमारे भारत देश एक महान वैज्ञानिक हुए थे डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु जी। उन्होंने सर इसके ऊपर बहुत सारे परीक्षण किए थे, और जब आप शोध कार्य कर रहे थे तो आपको भी कभी ऐसा अनुभव हुआ जो आज आप हमारे साथ में साझा करना चाहें कि आपका शोध कार्य के दौरान आपने किसी पेड़ के साथ में कुछ एक्सपेरिमेंट किए हों और आपको एक अलग अनुभूति पैदा हुई हो? आपने जेसी बोस, जगदीश चंद्र बसु का जो नाम बताया है, वास्तव में वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के वैज्ञानिक थे जी। बेसिकली वो फिजिसिस्ट थे, फिजिक्स के आदमी थे, लेकिन उन्होंने पौधों पर प्रयोग करके बताया कि उनमें जान होती है। आपको आश्चर्य होगा, एक घटना घटी, रॉयल सोसाइटी जो यूके की है, वहाँ पर उनको प्रदर्शनी के लिए बुलाया गया कि प्रदर्शित करो कि पौधों में जान होती है। तो उन्होंने क्रोमिक एसिड रखा और पास में पेड़ का एक छोटा गमला रखा और उन्होंने सबके सामने प्रयोग को दर्शाया। वो एसिड की बोतल उसमें डाली, वो पौधा नहीं मरा, तो उन्होंने उस बोतल को पी गए। उनका यदि ये पौधा नहीं मर सकता तो मैं भी नहीं मरूंगा। फिर बाद में पता लगा कि जो बोतल दी थी वो लैब असिस्टेंट ने बदल दी थी, दूसरी बोतल दे दी थी। तो सच्चाई को बताना समाज के सामने, और उसी व्यक्ति ने विद्युत तरंगों के माध्यम से ये बताया कि पौधों के अंदर भी संवेदनाएं होती है, वो संवेदनशील होते हैं। कई विदेशों में लोगों ने प्रयोग किए, गमलों के पास में रखे, संगीत सुनाया और पौधों के अंदर ज़्यादा वृद्धि हुई। तो ये स्पंदन, ये सब एनर्जी जो है वो वास्तव में इन पौधों पर असर करती है। मुझे विशेष इसलिए अनुभव हुआ क्योंकि मैं ऐसे कर्मियों पर काम करता था जो पौधों को इन्फेक्ट करते थे और उससे पौधे के अंदर परिवर्तन आता था, और पौधे की फूल पत्तियाँ गिर जाती, वो सूख जाते, वो निराश हो जाता। और साथ में हम दूसरा पौधा रखते जिसमें कि वो कृमि नहीं डाले हुए होते, तो वो बीमारी नहीं करते थे। तो उनका अंतर आपको देख करके पता लगता था कि देखो कितनी गजब की संवेदना है। जैसे ही आपने उस कृमि को डाला, कुछ समय बाद ही वो निराशा का अनुभव करता है पौधा, और वो अपने सब चीज़ें इसी तरह से दर्शाता है। उसकी पत्तियाँ मुरझा जाती हैं, सूख जाती हैं, फल फूल छोटे हो जाते हैं। तो ये संवेदना है उन पौधों की जो कि इस माध्यम से वो प्रदर्शित करते हैं। क्या बात है सर, आपने बहुत अच्छी बात कही कि इंसान के साथ साथ में पेड़ पौधों के अंदर भी चेतना और साथ में संवेदनाएं हैं, बस केवल उन्हें समझने की बात होती है। सर इंडियन बॉटनिकल संस्थान ने आपके नाम के ऊपर एक सर यंग वैज्ञानिकों के लिए एक मेडल, एक अवार्ड शुरू किया है, पीसी त्रिवेदी मेडल के नाम से। सर जब आपको इस के बारे में पता चला तो सर आपका पहला रिएक्शन क्या था? मुझे आश्चर्य तो इसलिए हुआ क्योंकि अधिकतर जो ये अवार्ड किसी व्यक्ति के नाम से भी शुरू होते हैं, वो अधिकतर जब उनका स्वर्गवास हो जाता है उसके बाद शुरू होते हैं। जो इंडियन बॉटैनिकल सोसाइटी के अंदर बिरबल सानी पुरस्कार दिया जाता है, वाई.एस. मूर्ति पुरस्कार दिया जाता है, वी पुरी और पंचानन माहेश्वरी मेडल, ये इन सबके नाम से जो पुरस्कार शुरू हुए वो उनके स्वर्गवास के बाद शुरू हुए। लेकिन ये मेरे नाम से डॉक्टर पीसी त्रिवेदी गोल्ड मेडल जो दिया जाता है वो मेरे जीते जी, तो ये एक अपार खुशी की बात थी। लेकिन मैंने देखा कि वो सोसाइटी वालों ने मुझे बताया कि हमने इसलिए शुरू किया है क्योंकि आपके वर्ल्ड में रिकॉर्ड है 202 पुस्तकें आपने लिखी हैं। गत वर्ष भी मेरी एक पुस्तक प्लांट बैक्टीरियोलॉजी पर अंतर्राष्ट्रीय पब्लिशर नोवा साइंस पब्लिकेशंस आई है। तो मैं लगातार पुस्तकों का लेखन और ये करता रहता हूँ। तो उन सोसाइटी ने ये अवार्ड इसीलिए शुरू किया ताकि कि नए लोगों को आकर्षित करें अच्छी पुस्तकें लिखने के लिए, संपादन के लिए। और उन्होंने जिन जिन को भी अब तक पुरस्कार दिए हैं उन लोगों ने भी बहुत उत्कृष्ट क्वालिटी की स्प्रिंगर, वर्लाग और एल्सवेयर और बड़े अच्छे पब्लिशर के यहाँ से उन्होंने पुस्तकें प्रकाशित की है। तो हम भी यहाँ के यंग बॉटनिस्ट को आकर्षित करना चाहते हैं कि वो भी अच्छी अच्छी किताबें लिखें ताकि ज्ञान का प्रसारण हो। क्या बात है सर। अक्सर आपने बहुत सारी विदेश यात्राएं की है और वहाँ के आपने शिक्षण पद्धति को बहुत करीब से देखा है, और साथ में भारत के अंदर आप कुलपति के पद पे रहे हैं। तो यहाँ की शिक्षण पद्धति और वहाँ की शिक्षण पद्धति में स्पेशली बॉटनिकल डिपार्टमेंट जो आपका शास्त्र है सर, उसको लेकर के क्या डिफरेंस आपने अनुभव किए? देखो कि पढ़ाई का स्तर तो मैं शुरू से ये मानता हूँ कि शिक्षा और चिकित्सा ये दो ऐसी चीज़ें हैं जो कि गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए और सस्ती से सस्ती उपलब्ध होनी चाहिए। जितने भी विश्व के उन्नत राष्ट्र हैं जी, अमेरिका हो, चाहे जर्मनी हो, चाहे जापान हो, चाहे कोरिया हो, वहाँ पर यह है कि शिक्षा मुफ्त है करीब करीब। अमेरिका में हायर एजुकेशन तो कॉस्टली है, लेकिन जर्मनी में विश्वविद्यालय स्तर की भी शिक्षा मुफ्त है। तो एक तो क्या है कि इन चीज़ों के अंदर हमने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया भारत के अंदर। दूसरी बात थी कि जो स्थितियाँ होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल कॉलेजेस, इतना बड़ा देश है, आज भी हम देख रहे हैं कि कई गाँव में, स्कूलों में और कई जगह कॉलेजेस अभी भी नहीं है। हर साल कुछ कॉलेजेस खुलते जा रहे हैं। शिक्षकों की कमी है, फंड
की कमी है, ये जो सब चीज़ें वो वहाँ पर मुझे कहीं नज़र नहीं आई। वहाँ सब तरह के प्रशिक्षित शिक्षक, मैं कोई पूछता है कि भारत के अंदर शिक्षा के अंदर सबसे बड़ी कमी आपको क्या लगती है? अच्छे शिक्षकों की कमी। बहुत अच्छे शिक्षक हमारे यहाँ नहीं है। हम आज कोई भी बात होती है तो लोग IAS और RAS या दूसरी विधाओं में जाना चाहते हैं। कोई IIT का इंजीनियर निकलेगा, वो शिक्षक नहीं बनना चाहता है, वो चाहता है कि मैं नौकरी करके कुछ और कार्य करूं। मेरा कहने का मतलब यह है कि हमको उच्च क्वालिटी के शिक्षक और इंडियन, जैसे IAS होता है वैसे इंडियन एजुकेशन सर्विस शुरू करना चाहिए और उत्कृष्ट क्वालिटी के लोगों को शिक्षण के अंदर लिया जाना चाहिए, जिससे कि वो अच्छी तरह पढ़ाएं। वहाँ जब मैं रहता था अमेरिका में, देखता था जब प्रोफेसर की क्लास होती थी, सुबह आ जाता था 9 बजे और शाम को 6 बजे तक लगातार मेहनत के साथ बच्चों के साथ पूरा जी जान से लगा करके उसको पढ़ाता था, काम करता था। अपने आप देखते हैं कि जो जिस तरह की चीज़ें होनी चाहिए नहीं है। मैं देखता हूँ कई बार चाणक्य ने तो कितनी अच्छी बात कही थी कि शिक्षक कभी साधारण नहीं होता, प्रलय और निर्माण उसकी गोद में पलते हैं। हमारे पूर्व उपराष्ट्रपति और बाद में राष्ट्रपति बने राधाकृष्णन कहा करते थे कि अच्छा शिक्षक वो है जो अपने विषय में छात्रों में रुचि जागृत करे। क्या आज का शिक्षक ये कर पा रहा है? आज कक्षाओं में बच्चे एब्सेंट रहते हैं, आते ही नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं कि शिक्षक तो कुछ नहीं जानता है, उससे ज़्यादा जानकारी तो मुझे गूगल में और जगह मिल रही है। तो शिक्षक जब तक अच्छा नहीं होगा तो मैं देखता हूँ कि वो मेन अट्रैक्शन है। पहले हम पुराने ज़माने में लोग कहते थे कि साहब मैं वशिष्ठ मुनि का शिष्य हूँ, मैं उसका शिष्य हूँ। आज गुरुओं को कौन पूछ रहा है? उसका कारण यही है। तो उनको उत्कृष्ट गुरु होने चाहिए और उसके अंदर इंटीग्रिटी, ईमानदारी, प्रेम, स्नेह, सब तरह की, क्योंकि हम जो बच्चे हैं वो केवल एम्प्लॉयबल यूथ नहीं तैयार कर रहे हैं, हम एक अच्छा नागरिक तैयार करने का काम करते हैं जी। और अच्छा नागरिक तभी हो सकता है जब वो सत्य बोले, अहिंसा का पालन करे, प्रेम मोहब्बत सौहार्दपूर्ण वातावरण रखे समाज में। आज हम देख रहे हैं कि बच्चा सत्य की जगह असत्य बोलता है, अहिंसा की जगह हिंसा करता है, झूठ बोलता है। बहुत सारी ऐसी स्थितियाँ, चारित्रिक ह्रास हो रहा है समाज के अंदर, राष्ट्रपति की भावना खत्म हो रही है। जब स्वतंत्रता के बाद का जो वातावरण था इस देश में, जिसमें कि राष्ट्रभक्ति से लोग मतलब अपने आप को समर्पित करते थे, आज धर्म के नाम पर लड़ाइयाँ हो रही हैं। क्या स्थिति हो रही है? मैं कहना चाहता हूँ, संदेश देना चाहता हूँ कि हाथों में गीता रखेंगे, सीने में कुरान रखेंगे, मेल बढ़ाए जो आपस में वही धर्म ईमान रखेंगे, शंख बजे भाईचारे का, अमन की अजान रखेंगे, काबा और काशी भी होगा, पहले हिंदुस्तान रखेंगे। राष्ट्रीयता की भावना कूट कूट कर भरी होनी चाहिए। विवेकानंद कहा करते थे कि जब किसी के अंदर राष्ट्र की भावना नहीं है तो अनुपयोगी है उस समाज के लिए। हमको समाज के लिए संवेदनशील, सुसंस्कृत और राष्ट्र प्रेमी बच्चों को तैयार करना है, जो कि हमारे देश और समाज के लिए कार्य करें। लेकिन मैं देखता हूँ कि आज का युवा है वो ख्वाहिशें करता है, मैं ये बन जाऊँ वो बन जाऊँ, लेकिन वो मेहनत नहीं करना चाहता। मैं उनको कहना चाहता हूँ कि ख्वाहिशों से नहीं गिरते हैं फूल झोली में, कर्म की शाखों को हिलाना होगा और कुछ नहीं होगा कोसने से अंधेरे को, अपने हक का दिया खुद ही जलाना होगा। क्या बात है सर, आपो दीपो भव। खुद को अपने आप को तैयार जब तक नहीं करेगा, आज का समाज का विद्यार्थी नया जो लोग आ रहे हैं तो कैसे आगे बढ़ेंगे? मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, समय प्रबंधन नहीं करते हैं। आज का बच्चा व्हाट्सएप पे लगा हुआ, फेसबुक पे लगा हुआ है, किस किस बातों के अंदर उलझा हुआ है। उसका ये कार्य जो समय है वो पढ़ाई लिखाई का है, उसमें वो लगाएगा। इसीलिए जो बड़े बड़े आदमी जितने भी बने विश्व में, उन्होंने समय का प्रबंधन किया है कि समय नदी की धार है, उसमें सब बह जाया करते हैं। पर होते हैं कुछ लोग ऐसे जो इतिहास रचाया करते हैं। दे हैव क्रिएटेड हिस्ट्री बिकॉज दे हैव यूटिलाइज देयर टाइम प्रॉपरली ड्यूरिंग देयर लाइफ। यदि हम वक्त को समय से अच्छी तरह उपयोग नहीं करेंगे, सकारात्मक सोच नहीं रखेंगे। कई बार मैं सोचता हूँ, कई लोग रिसर्च करते हैं लेकिन निराश हो जाते हैं। आपको याद होगा कि एडिसन प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे, उसने हजारों आविष्कार किए। ये बल्ब का भी आविष्कार उसी ने किया था, लेकिन एक पहले प्रयोग में कोई बल्ब नहीं बन गया था। उसका जब 1000वां प्रयोग हुआ तब उसका बल्ब बना था। एक बार पत्रकारों ने उसको पूछा कि सर आपके 999 प्रयोग तो बेकार गए। कितना अच्छा सकारात्मक उत्तर एडिसन ने दिया। एडिसन ने कहा कि मेरे 999 प्रयोग बेकार नहीं गए, मैंने संसार के लोगों को बताया कि इन 999 तरीकों से बल्ब नहीं बनाया जा सकता। तो देखो, सकारात्मक सोच भी होनी चाहिए रिसर्च में। आजकल विद्यार्थी जब रिसर्च करता है हताश हो जाता है, मेरा परिणाम नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा है। प्रयोग करना पड़ेगा। हार्ड वर्क एंड परसिवरेंस इज द की ऑफ सक्सेस।
लगातार रखना है। सर आपने बिल्कुल सही बात कही कि अगर इंसान को सफल होना है तो इंसान को लगातार मेहनत करनी चाहिए और साथ में पर मेहनत ईमानदारी के साथ में होनी चाहिए। आपने अभी सर इस पूरी बातों के अंदर आपने सर गागर में सागर जो भरा है वो वास्तव में तारीफ के काबिल है। सर हमारे आज के देश के युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखो, मेन संदेश तो मैं ये देना चाहता हूँ कि यदि आपको ऊंचाई पे जाना है तो आपको बिना मेहनत के शॉर्टकट सक्सेस नहीं हो सकता है। ये तो सबसे बड़ी बात है। और उन युवाओं को मैं ये कहना चाहता हूँ, सफलता के लिए मैं एक छोटा सा मंत्र भी देना चाहता हूँ कि पैर में चक्कर, मुंह में शक्कर, दिल में क्रांति और दिमाग में शांति होनी चाहिए। पैर में चक्कर, लगातार चलायमान, कर्मण्येवाधिकारास्ते मा फलेषु कदाचन, अपने लक्ष्य के प्रति लगातार सतत कर्म करते रहो। पैर में चक्कर, मुंह में शक्कर, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल लगे आपो शीतल होए। जीव है ना, उसके अंदर भगवान ने हड्डी नहीं दी है। क्यों नहीं दी है? कि खुदा को भी नहीं मंजूर शक्ति बयां में, शायद इसीलिए नहीं दी हड्डी जवा में। लेकिन आप जानते हैं कि यही जवा बोल कुछ ऐसा खराब बोल करके लोगों की हड्डियां तोड़वा सकता है। तो वाणी अच्छी होनी चाहिए। तो पैर में चक्कर, मुंह में शक्कर, दिल में क्रांति, जुनून होना चाहिए अपने लक्ष्य के प्रति, कन्विक्शन, डेडिकेशन। यदि आप उसके साथ नहीं लगोगे तो आप अपने अंतिम लक्ष्य पर नहीं पहुंचोगे। जैसे आप जानते हो, हजारों सालों से नदी समुद्र में गिर रही है। एक बार समुद्र ने नदी को पूछा, अरे भाई तुम हजारों सालों से गिर रही हो, कब तक गिरती रहोगी? कितना गजब का उत्तर दिया नदी ने। नदी ने कहा, मैं तेरे अंदर तब तक गिरती रहूंगी जब तक कि तेरा खारा पानी मेरे जैसा मीठा नहीं हो जाए। ऐसा दृढ़ निश्चय होना चाहिए। और अंत में कहा गया है कि पैर में चक्कर, मुंह में शक्कर, दिल में क्रांति और दिमाग में शांति। हम देखते हैं कि आज योग, एक्सरसाइज ये करना आवश्यक है। विवेकानंद कहा करते थे, 1 घंटा देश को और 1 घंटा देह को दो। अपने आप को फिजिकली फिट बताओ। आप बीमार हो गए, छोटी छोटी बातों में निराश हो गए, तो वो आप सफल नहीं हो सकते। तो मैं बच्चों को यही कहना चाहता हूँ कि ख्वाहिशें करो, निगाहों में सपने सजा कर तो देखो, इरादों को मकसद बना कर तो देखो, किनारे पर रहकर किसे क्या मिला है, जरा भी समंदर में आकर तो देखो। गोते लगाने पड़ेंगे शिक्षा के क्षेत्र में। आपने बहुत वास्तव में बहुत अच्छी बात कही कि अगर आपको ज़िंदगी में सफल होना है तो आपको अपनी वाणी पे भी लगाम लगाना होगा और साथ में जब भी बोले तो अच्छा बोले, मीठा बोले और साथ में सपने बिल्कुल देखने के लिए मेहनत भी करें। सर आज आप इस कार्यक्रम में पधारे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और साथ में हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं हम। और जैसा कि आप जानते हैं, घड़ी की सुइयाँ हमें इशारा दे रही है, परंतु जाने से पहले मैं आपको इतना कहना चाहूँगा कि अब आप आपके पसंदीदा कार्यक्रम धरती धोरारी को YouTube पर भी देख सकते हैं। इसके लिए आपको स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन करना है और साथ ही दिए गए लिंक पे क्लिक करना है। और इसके अलावा आप हमसे Facebook और साथ में ट्विटर के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। तो फिर देरी किस बात की, उठिए और साथ में जुड़िए हमसे Facebook और साथ में ट्विटर के माध्यम से। एक बार पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद और हार्दिक अभिनंदन सर इस कार्यक्रम में पधारने के लिए। और दोस्तों बहुत जल्दी मिलेंगे एक अगले शो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।